हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह। एनएस पॉलिटिकल चैनल पर आपका स्वागत है। हमने 12th क्लास के 4 शुरुआत के अध्यायों का अध्ययन किया था और उसमें हमने शीत युद्ध के बारे में जाना कि शीत युद्ध जो है 1991 में समाप्त हो गया था। और उस 1991 में समाप्त होने के साथ ही जो विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी हुई थी वो टूट गई और एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व अमेरिकी वर्चस्व 1991 के बाद स्थापित हो गया। तो उस व्यवस्था को जब हमने देखा कि इस तरह से अमेरिकी वर्चस्व है, लेकिन साथ ही कुछ अन्य संगठनों का उदय हुआ जो वैकल्पिक रूप से विकल्प उपलब्ध कराते हैं सत्ता के केंद्रों का। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। कौन कौन से विकल्प हैं, उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए संधियाँ हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और आसियान संगठन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा चीन की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के बारे में भी इसमें विचार करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिचय के साथ में। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो एक ध्रुवीय विश्व का व्यवस्था है, एक ध्रुवीय विश्व की, उसे अमेरिकी जो वहाँ के लोग हैं या नाटो है वो उसे थोड़ा बहुत सीमित करने का प्रयास करेगा, वहाँ के लोकल लोग उसे सीमित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही और कौन करेंगे, जो अन्य केंद्र आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बने हुए हैं। यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। अब दमदार शक्ति के रूप में दो ध्रुवीय विश्व जैसे ही एक ध्रुवीय हुआ तो इन दोनों संघों का एकदम से उदय हुआ और ये विश्व पटल पर अपनी भूमिका निभाने लगे। यूरोपीय संघ, आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों को क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने इलाके में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने के लिए इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर नाटकीय प्रभाव डाला। देखिए, चीन का जो आर्थिक उभार है विश्व की राजनीति में काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला है। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नज़र डालेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। 1978 की यह चित्र है। 1978 दिसंबर में देंग स्वांगओपेंग ने ओपन डोर की नीति चलाई। अब देखिए, ये चीन की बात कर रहे हैं। 1978 में देंग श्याओपेंग ने ओपन डोर की मुक्त द्वार की नीति चलाई और इसके बाद चीन के अद्भुत प्रगति की ओर अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीर चीन के विकास की तेज़ी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। 1949 में जब क्रांति हुई थी यहाँ पर, साम्यवादी क्रांति, तो तब कहा गया था कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर संघाई की है जो चीन के नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। ये चित्र देखिए, ये पुराना है जब उन्होंने कहा था सोशलिस्ट
द सोशलिस्ट रोड इज़ द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, सभी में सामाजिक रास्ता सबसे बड़ा है। लेकिन कुछ दिन बाद 1978 में ओपन डोर की नीति अपनाई गई देंग शाओपिंग के द्वारा, तो इस तरह से दिखाई देने लगा ये। अब देखेंगे सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है यूरोपीय संघ। अब जब जो भी छात्र इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे हेडिंग बनाएं यूरोपीय संघ, या फिर अंत में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी के पास लगभग किताब पहुंच चुकी हैं, तो वे उसमें से क्वेश्चनों के आंसर इसमें से लिखें। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो यहीं तुरंत हेडिंग डाल करके और इसके उदय की महत्वपूर्ण तिथियों की और संधियों के नोट करें। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों के नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली। 1945 जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरोप ही विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, उसके देश ही ज़्यादातर शामिल थे। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। अब यूरोप ने जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी यूरोप की उन्होंने मदद की थी, और पश्चिमी यूरोप की जो मदद की, आर्थिक मदद, उसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में क्या बनाया गया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। आप इसे नोट करें, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में मार्शल योजना के तहत बनाया गया, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। और जैसा कि बताया कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिम और पूरब में बटा हुआ था यूरोप, पश्चिम और पूरब। पश्चिम में हमें यूएसए वाला गुट था और पूरब में यूएसएसआर, सोवियत संघ वाला गुट था। तो पश्चिम वाले गुट की यूएसए मदद कर रहा था, किस योजना के तहत? मार्शल योजना के तहत। और सबसे पहले क्या बनाया गया मदद के लिए? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यह एक ऐसा संगठन था, यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अलग कदम साबित हुआ। अब यूरोपीय परिषद भी बनाई गई, वो बनाई गई आर्थिक सहयोग संगठन के बाद क्या बनाई गई? यूरोपीय परिषद। कब? 1949 में, जो कि एक राजनीतिक इकाई थी। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का कालक्रम देखें, आगे देखेंगे हम कालक्रम, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि हम सिर्फ कालक्रम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एक रटना होगा हमारे लिए, और जो कि रटना बहुत ही यदि हम एक बार समझ जाते हैं, समझ लेते हैं किसी चीज़ को, तो उसे नहीं भूलते। तो इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे और फिर कालक्रम भी देखेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। अब देखिए, ये तीसरा संगठन बना है। पहला आर्थिक संगठन था, दूसरा यूरोपीय परिषद थी जो राजनीतिक थी, और तीसरा जो संगठन है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1957 में हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद अब
कुछ दिन बाद यूरोपीय पार्लियामेंट भी बना ली गई। इसके बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हो गई। जो यूरोपीय संघ नाम कब आया? 1992 में। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलने के लिए रास्ता तैयार हो गया। तो यूरोपीय संघ ने क्या क्या चीज़ें अपना ली? समान विदेश नीति, एक तो समान विदेश नीति, समान सुरक्षा, समान आंतरिक मामले, न्याय और सहयोग और मुद्रा, जैसे कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, ये याद रखें। ये 5 चीज़ें इन्होंने अपनाई। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य के तरह ही काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, अर्थात जो संविधान बनाना चाह रहे थे वो संविधान नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने क्या चीज़ अपना ली? एक झंडा अपना, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा, इन चीज़ों को वो अपना पाए, जो कि एक राष्ट्र की होती हैं वैसे, लेकिन वो एक संगठन की हैं वहाँ पर। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ के कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभुत्व बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो ये याद रखें हम, 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना? यूरोपीय संघ, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग बराबर है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। इनकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है, अर्थात ये अमेरिका और चीन को टक्कर देता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों में भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। 2 सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल में भी हैं, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के हाल के दिनों के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों के हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति के उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो परमाणु हथियार वाले भी देश हैं इनके पास में।
अंतरिक्ष के मामले में भी ये दूसरे स्थान पर हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, यूएसए के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश भी अमेरिकी संगठन में हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन की यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। यूरो को मानने से किस किस ने प्रतिरोध किया? डेनमार्क और स्वीडन ने। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। मतलब इस तरह से यदि उन देशों में आपस में टकराव होता है तो उनकी जो विदेश संबंधी क्षमताएं हैं वो सीमित हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ में जो रिपब्लिक सोवियत संघ के देश थे वो बाद में शामिल हुए। वो किस तरह हैं? देखिए ये मानचित्र है, इसे एक बार देख लेते हैं। ज़रूरी है ये देखना, समझना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा देश किधर है। और देखिए जो नीले कलर में दिखाया गया है, ये नीला कलर, ये वाला जो हिस्सा है ये पहले यूरोपीय संघ में शामिल हुआ और ये पश्चिमी यूरोप है। और ये पीला वाला जो है ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है जो कि यूएसएसआर में था। बाद में 1992 में इसमें ये शामिल हो गए। तो आप देख लें कौन कौन से देश हैं। पोज इसे रोक करके आप देखें, यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, बड़े बड़े देशों के बारे में, इटली, ग्रीस, स्पेन, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किधर कहाँ पर स्थित हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम सारणी में विभिन्न डेटों के बारे में, कौन कौन सी निश्चित डेटें हैं देखते हैं। यूरोपीय 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत किए और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। सबसे पहले क्या बनाया इन्होंने? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय 1951 में। फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया और इसी के साथ यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय भी बनाया गया। यूरोटॉम का गठन किया गया 1957 में। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली और 1979 में यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 1979 संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। 1981 में यूनान अर्थात ग्रीस ने सदस्यता ली और 1985 ये महत्वपूर्ण संधि है, सांगेन संधि। यूरोपीय समुदाय के देश के बीच की सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया, अर्थात एक दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं रही। सांगेन संधि 1985 से। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। 1990 में जर्मनी का एकीकरण। 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मैस्ट्रिक्ट संधि दस्तखत किए गए। अब ये यूरोपीय जो संघ है वो कब आया अस्तित्व में? 1992 में। हालांकि इसकी प्रक्रिया चल रही थी, अन्य नाम थे इसके। तो मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ नाम दिया गया। 1993 में एकीकृत बाजार का गठन किया गया और 2002 में 12 देशों ने यूरो एक मुद्रा को अपनाया। यूरो जैसे कि भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, तो इसी तरह अपने अपने देशों की होती है, लेकिन इस संगठन ने अपनी एक मुद्रा अपनाई जिसका नाम था यूरो।
2002 में, ये नोट करें आप सभी। 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए। स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। अब एक 2009 में महत्वपूर्ण समय आता है, लिस्बन की संधि लागू की गई। ठीक है, तो पेरिस की संधि 1951 में, सांगेन संधि 1985 में, 1992 में मैस्ट्रिक्ट की संधि होती है और 2009 में लिस्बन। यूरोपीय संघ को नोबल 2012 में यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। 1913 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। तो 1913 में अधिकतम सदस्य संख्या इसकी पहुंची 2013 में क्रोएशिया के साथ 28वां सदस्य बना। लेकिन फिर से 2016 में क्या हुआ, ब्रिटेन में जनमत हुआ और 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर अर्थात ब्रेग्जिट हो जाए। तो इस तरह से फिर दोबारा से सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 27। 2013 में कितनी थी, 28। तो ये सारी महत्वपूर्ण डेटे हैं। एक बार फिर पुनः हम रिपीट करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। मैं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताऊंगा। 1951 में पेरिस संधि के द्वारा यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया गया। 1951 में 5-6 देशों के द्वारा। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी या यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बनाया गया। ठीक है, और 1979 में संसद का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ पहली बार। फिर 1985 में सांगेन संधि के द्वारा वीज़ा की आवश्यकता नहीं रही, सीमा नियंत्रण को समाप्त किया गया। 1992 में मैस्ट्रिक्ट संधि हुई और 2009 में लिस्बन की संधि हुई। 2002 में यूरो को अपनाया गया 12 देशों के द्वारा। 2012 में नोबल शांति पुरस्कार मिला इन्हें और 2013 में क्रोएशिया 28वां सदस्य बना और 2016 में ब्रिटेन का ब्रेग्जिट हुआ। तो ये आज का यहीं तक रहेगा टॉपिक। इसे आप सही ढंग से नोट करें। कंपटीशन वालों के लिए ये डेटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से यदि यूरोपीय संघ या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी भी पेपर में होती है तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त करते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सभी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।